आज बात करेंगे दोस्त यूरो केंद्रवाद से परे यानी कि बियॉन्ड यूरो सेंट्रलिज्म। मीनिंग की बात करेंगे, फीचर्स के, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बीए प्रोग्राम सीबीसीए सेमेस्टर 3 के अंदर सिलेबस के अंदर भी ये चैप्टर 2 होने वाला है। ये बात करेंगे ये यूरो केंद्रवाद का मतलब होता क्या है और इससे परे क्यों ये वर्ड जोड़ा गया, बियॉन्ड वर्ड। चलिए दोस्तों करते इस वीडियो की शुरुआत। देखो शुरुआत से ही वेस्टर्न कल्चर का धरती के ऊपर बड़ा दबदबा रहा है और दोस्त वेस्टर्न कल्चर ने बड़े रूप से वर्ल्ड में अपना पांव फैलाया है। हम भारतीय दोस्तों एशियन या अफ्रीकन के कल्चर्स की भी बात करें, जैसे कि हमारे कल्चर्स की बात करें दोस्तों, ये हमारे कल्चर, लेकिन आज इस कल्चर ने फुल भाई रिप्लेस कर लिया इस कल्चर पे भाई। फुल कपड़े बपड़े पहनावा खान पीन, चाहे पहनावे की बात हो भाई, चाहे खान पीन की बात हो, फुल चेंज हो चुका है भाई। ये हमारा खाना पीना हुआ करता था, कहाँ दाल भात चोखा, कहाँ लिट्टी चोखा, कहाँ ही साबड़ बड़ा, लेकिन आज भाई बर्गर पिज्जा मोमोज चाउमीन पूरा सब कुछ चेंज। या वेस्टर्न कल्चर ने बड़ा कुछ चेंज कर दिया यार। साथ ही सिर्फ ये खान पीन में चेंज नहीं आई, साथ ही दोस्त ये पॉलिटिकल सिस्टम और आपके सोचने के तरीके में भी चेंज आ गया। दोस्त यही तो वेस्टर्न कल्चर है जो आपके ना चाहते हुए भी और आपको पता भी ना चले आपके सोचने और समझने के ढंग में पूरा चेंज ला दे। ये इसी को दोस्त पश्चिमी सभ्यता का नाम दिया जाता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करने वाले हैं दोस्त। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन अचानक नहीं आया भाई। पुनर्जागरण काल 1500 से 1600 के बीच में पुनर्जागरण काल, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, पूंजीवाद का बहुत तेजी से विकास हुआ, ये कैपिटलिज्म जैसे बढ़ता चला गया, व्यापार ट्रेड बहुत तेजी से हुआ, औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने देशों को मजबूर किया, किनको, यूरोपियन कंट्रीज को, कि तमाम देशों को वो गुलाम बनाए ताकि उनको कच्चा माल मिल सके और कच्चे माल के दोस्त उन्होंने देशों को गुलाम बनाना स्टार्ट किया। वेस्टर्न कल्चर और देशों में फैलता चला गया भाई। विकास करना है तो कच्चा माल रॉ मटेरियल तो चाहिए ना यार। और इसी मामले में यूरोपियन कंट्रीज बड़े तेज निकले, बहुत आगे तक पहुंचे। यूरो सेंट्रलिज्म या यूरो केंद्रवाद की हम बात तो कर रहे हैं। यूरो केंद्रवाद जो ये वर्ड है, जहां हम यूरोप को केंद्र में मानते हैं कि पूरी दुनिया में यूरोपी है जो पूरे सेंटर में है, जहां से लोकतंत्र, जहां से डेमोक्रेसी आपका, जहां से राइट्स आया, जहां से कल्चर्स आए हैं, सब कुछ यहीं से निकला हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ जो भी देन है वो यूरोप की देन है, क्योंकि यूरोपियों का ऐसा मानना है कि एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे जहाँ पे डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता, वहाँ पे सिविलाइज लोग नहीं रहते, रहने पीने खाने का ढंग नहीं आता। इसी को मानते हुए यूरोपियन सिविलाइजेशन पूरे दुनिया में फैलाना है, ऐसा यूरोपियन मानते हैं। इसी को यूरोपियन सिविलाइजेशन के तहत यूरो सेंट्रलिज्म का नाम दिया गया। यूरो सेंट्रलिज्म दोस्तों ये जो वर्ड है ये समीर आमीन के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था। कब? 1988 में। क्या? यूरो केंद्रवाद, यूरो सेंट्रलिज्म। हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की, तो उन वेस्टर्न कंट्रीज के आपके नाम को तो पता होना चाहिए भाई। देखो वेस्टर्न कल्चर में ये सारे आपके कंट्रीज आ जाते हैं। देखो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आपका पोलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया आपका। देखो ये सब तो इसका पार्टी है। फ्रांस, स्पेन हो गया आपका, इधर पुर्तगाल हो गया आपका, इधर आपका इटली हो गया, स्लोवेनिया हो गया है दोस्तों। ये सभी कंट्रीज, साथ ही भाई अमेरिका को भी वेस्टर्न कल्चर में इंक्लूड किया जाता है। तो ये सभी कंट्रीज आज भाई वेस्टर्न कल्चर को फैलाने में बड़े 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 अपने आप को दादागिरी मानते हैं। और इसी कारण से भाई ये वेस्टर्न कल्चर्स आज इस रास्ते में होते हुए इधर एशिया में और इस तरफ आपका अफ्रीका में और इस तरफ दोस्तों आपके लैटिन अमेरिका में फैलता चला गया। मेन कारण ये भी है कि दोस्त इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज ने विश्व के तमाम कंट्रीज पर राज किया दोस्त। इंग्लैंड ने ही दुनिया के लगभग 81% जमीन पे राज कर रखा है। दुनिया के 81% दोस्तों सोच सकते हो, ऑलमोस्ट कंट्रीज इंग्लैंड के ही गुलाम हुआ करते थे। याद रहे इन सभी उपनिवेशों में, इन सभी कॉलोनियल में भारतीय एकमात्र ऐसा देश था, भारतीय एकमात्र इंग्लैंड का ऐसा साम्राज्य था, एक गुलाम कंट्री था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया था। क्योंकि दोस्त ये बात कभी मत भूलना कि कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन भाई अपने मुंह से कहा था इन्होंने, अगर ब्रिटिश साम्राज्य से भारत छिन गया ना तो सूरज डूब जाएगा इंग्लैंड का। साफ सीधी बात है ये कि दोस्तों इंग्लैंड के लिए सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत बड़े इंपॉर्टेंट थी और इसका भरपूर इन्होंने शोषण किया और खूब लूटा। इसी के साथ उन्होंने अपनी कल्चर भी छोड़ के चले गए। अंग्रेजी कृत का शुरुआत कहाँ से होता अगर जब ये आते ही नहीं तो। खैर दोस्त ये तो बात की है। तो इस तरीके से भाई ये दुनिया में फैलते चले गए। जैसे ही 21st सेंचुरी आया, देखो मैंने आपको साफ बता दिया है आपको यहाँ पे कि यूरो सेंट्रलिज्म के तहत ही पूरी दुनिया को ये मानते थे कि कहीं पे भी लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, सिविलाइज ही नहीं है, ये बिल्कुल गैर गुजरा मानते सभी को। और इसी के तहत इनका ये कहना था दुनिया को जीने का ढंग सिखाने के लिए, सही से चलाने के लिए, विकास की राह दिखाने के लिए ईश्वर ने, हम इंसानों नहीं, ऊपर वाले ने हमें या किसको, यूरोपियन को
पूरी दुनिया में भेजा है। और दोस्त इसी को वो आधार मान के दुनिया पे गुलाम बनाते और वहाँ पे अपनी सिविलाइज को छोड़ देते। लो भाई, या तो उनको दोस्तों धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाने की मुहिम चला देते हैं और अपनी कल्चर वहाँ पे पूरा थोप डालते हैं उनको ऊपर। तो अफ्रीकन और इधर आपका ईस्ट कंट्रीज के अंदर भाई यही देखा गया। तो और इसी के तहत जब 21st सेंचुरी स्टार्टिंग हुई तो अब इस बेशक कमी आने स्टार्ट हो गई। और कमी आने के बाद दोस्तों ये देखा गया कि ऐसा नहीं है कि यूरोपी हमेशा सेंटर में रहे। देखो यूरोपियन कंट्री क्यों इतने आगे है, क्योंकि साफ सीधी बात है, दुनिया को उसने सबसे ज़्यादा गुलाम बनाया इसलिए वो आगे है। अपने दम पे थोड़ी बढ़ पाए हैं, वो दुनिया के गुलाम बनाया, उनके ज़मीनों, उनके खजानों को, उनके संसाधनों को, उनके नेचुरल रिसोर्सेस उनको लूट खसोट के आज यूरोप आगे बढ़ पाए। 21st सेंचुरी में आते आते भाई दुनिया के तमाम हिस्सों में इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई, चाहे आपका एशिया का पार्ट हो या अफ्रीका का पार्ट हो या आपका इधर लैटिन अमेरिका का पार्ट हो। दोस्त याद रहे, अभी हम इसी टॉपिक में भाई आगे चल के वीडियोस में आप ब्राज़ील के बारे में जानोगे, नाइजीरिया में जानोगे, चीन के बारे में जानोगे, इंडिया के बारे में जानोगे, एंड इधर दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में जानोगे। क्या तमाम कंट्रीज जो एशियन, अफ्रीकन और इधर भाई लैटिन अमेरिका में है, तमाम चीज़ें हासिल कर रहे हैं जो आज यूरोप के देश भी नहीं कर पाए हैं। मैं जानता हूँ, देखो कुछ सेक्टर वहाँ पे आगे तो कुछ सेक्टर वाले आज ये कंट्री आगे हैं। चलिए दोस्त जानते हैं किस तरीके से आज इनका ये शोषण किया। देखो यूरोप ने बड़ा तगड़ा अपना विकास किया है, विकासशील देशों को लूट खसोट कर, उनको संसाधनों को अपने लिए यूज कर उनको बाजार के रूप में यूज करके। यही तो भाई कारण है कि आज यूरोप बड़े तेजी से आगे बढ़ पाया। हम इस बात को साफ सीधे जानते हैं और इस दिन को दोस्तों हम भूले नहीं है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हर एक कंट्री में, देखो यूरोपियन चाहे आपका एशिया हो या अफ्रीका हो या आपका लैटिन अमेरिका हो, ये तीनों ही महाद्वीप के देश यूरोप के गुलाम रहे हैं। और इन यूरोपियन ने कई जबरन तरीके से वहाँ पे चाहे महिलाओं का बलात्कार हो या इकोनॉमिकल रूप से उनका दोस्तों एक्सप्लोटेशन हो, पॉलिटिकल रूप से एक्सप्लोटेशन हो, याद रहे ऐसी कोई भी घटना को अंजाम देने से अंग्रेज या यूरोपियन पीछे नहीं हटे। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चाहे इंडिया या तमाम विश्व की और कंट्रीज हो बखूबी निभाया, क्योंकि इनको अपनी सत्ता चलानी थी। और इसी को देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को आगे बढ़ाया और आगे चलते समय आते आते दोस्त वो विकास करते चले गए, जिसके कारण से यूरो सेंट्रलिज्म का सिद्धांत बाहर निकल कर आ गया। यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे कुछ बात कह रहे हैं ताकि इनका ये जो कल्चर है ना, वेस्टर्न कल्चर और यूरो सेंट्रलिज्म, ये कायम रहे। क्या कह रहे हैं ये, जहाँ पश्चिमी देशों में स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ पश्चिमी देशों में भाई आपका जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस हो गया आपका, और अमेरिका वगैरह में यहाँ पे लिबर्टी को और इंडिविजुअल भाई व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये ऐसा कह रहे हैं। अगर हम गैर यूरोपीय, अगर हम एशिया और अफ्रीका एंड अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर समाजों में तानाशाही, डिक्टेटरशिप होती है, इनका ऐसा कहना है। और वहाँ पे जातियाँ इतना ज़्यादा होती है जिससे कि शोषण होता है, जिसके कारण से ही वेस्टर्न कल्चर को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहना है यूरोप वालों का। ठीक, इंग्लिश वर्जन में नोट्स भी है भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों ये नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जैसे कि गैर यूरोपीय समाजों का व्यवहार क्रूर होता है, क्रूर मतलब बड़ा अत्याचारी होता है, इनका ऐसा कहना है ना, जहाँ उनमें मनुष्य के जीवन में कोई कदर नहीं होती है। ठीक है। और ये कह रहे हैं जैसे कि उत्तरी अफ्रीका में स्त्रियों में जनेंद्रियां भंग कर देना, है ना दोस्त, मतलब कि उनको काट देना, अंग को काट दिया जाता था। भारत में सती प्रथा हो गया, एंड चीन में बांधने जैसे क्रूर प्रथाएं हो गई, हाथ पैर को बांध दिया जाता था। तो इसी कारण से ये कह रहे हैं, तो इन देशों के अंदर मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, इसलिए यूरोपीय श्रेष्ठ है, सबसे ऊंची, सबसे अच्छी है, ऐसा कह रहा है पश्चिमी वालों का। और देखते क्या कह रहे हैं ये कि गैर यूरोपीय समाज कठोर और अपरिवर्तनशील रहे हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जटिल रहे इनका समाज, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी पाया जाता है इन देशों के अंदर। एंड सबसे बड़ी बात है ये अपरिवर्तनशील, इन देशों में कोई चेंज ही नहीं आता। करप्शन, भूखमरी, बीमारी, इन सभी की वजह से ये देश पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, जिसके कारण से पश्चिमी कल्चर सबसे आगे है, वेस्टर्न कंट्रीज सबसे आगे है, ये कह रहे हैं। यार भाई यहाँ पे ये कि पश्चिमी देशों की तुलना में गैर यूरोपीय देश गरीब, पिछड़े और अविकसित अथवा अर्थविकसित है। यूरोप यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज आज पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, और वहाँ पे विकास की कोई बात ही नहीं है, लोग भुखमरी में जी रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज का साफ कहना है यूरो सेंट्रलिज्म बने रहे, क्योंकि विकास जैसे कोई बात नहीं है इन यूरोपियन कंट्रीज के अलावा और कंट्रीज के अंदर, भीड़ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यूरो सेंट्रलिज्म सबसे आगे होना चाहिए। दोस्तों ऐसा तर्क दे रहे हैं कौन, वेस्टर्न कंट्रीज, ताकि यूरो सेंट्रलिज्म ये जो वर्ड है ये कायम रहे। लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं शताब्दी में बल चेंज हो रहा है। आज चाहे दक्षेश हो, चाहे आपका इधर आसियान हो, इधर दोस्त आपका ब्रिक्स हो, तमाम कंट्रीज किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये आप सबको दिख रहा है। जनसंख्या के बावजूद भी, जैसे कि चाइना हो गया आपका, तमाम जैसे भारत भी हो गया, एक उभरती हुई महाशक्ति है एक। इस हालात में ये कहना है कि नहीं जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे महामारी है, भुखमरी है,
तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्त ये सरासर गलत है और ये बेवकूफ़ी है। वेस्टर्न कंट्रीज इस बात में अभी तक विश्वास रखते हैं कि दुनिया में उन्होंने राज किया है तो आज भी सिर्फ उनकी ही चलेगी। यहाँ पे दोस्त हम चर्चा करना चाहेंगे एरिस्टोटल का। ये एरिस्टोटल है भाई, इन्होंने यूरोसेंट्रिज्म का बड़ा तगड़ा विरोध किया है। यूरोसेंट्रलिज्म का, यूरो केंद्रवाद का इन्होंने विरोध किया। इनका दोस्तों कहना साफ था कि एरिस्टोटल कंसिडर अफ्रीका एंड एशिया टू बी अफेक्टेड बाय द हार्श क्लाइमेट। यहाँ पे बहुत जटिल क्लाइमेट होती है, उसी के कारण से दोस्त यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। उसी कारण से यहाँ पे किसकी राज है? यहाँ पे दोस्त तानाशाही का राज चल रहा है इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर, चाहे एशिया हो गया या अफ्रीका हो गया या लैटिन अमेरिका आपका हो गया। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर को मेन रीजन बताया तानाशाही का किसने? एरिस्टोटल ने। और कहा कि एशिया के लोग भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और साथ ही भाई जो इजिप्ट के लोग हैं उनकी भी काफ़ी तारीफ करी, उनकी मैथ्स की स्किल को लेकर, मैथमेटिक्स की स्किल को लेकर। भारत की भी ऐसी कई इनोवेशंस हैं, ऐसे कई भारत के जो नाम है भारत में सबसे पहले हुई है, लेकिन उसका नाम यूरोपियन कंट्रीज लेकर चले गए। विश्व के तमाम देशों ने अगर पहले कुछ भी किया हो ना यार, तो ये यूरोपियन कंट्रीज ने अपना नाम कर लिया उसके ऊपर। भाई ये तो यूरोपियन कंट्रीज ने किया है। तो यूरोपियन कंट्रीज ही अपने आप को ऐसा मानती है कि दुनिया के विधाता जन्मदाता हम ही हैं, और एक समय विधाता बन के पूरे दुनिया में बैठकर राज भी किया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत तगड़े बिल्डिंग नहीं है, भयंकर विकास नहीं है, यही है जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन भाई लोगों में एकता है, लोगों में इंसानियत है, इंसानियत है लोगों में, आज भी है इंसानियत, तभी धरती चल रही है भाई। तो इसी वजह से भाई 1945 के बाद से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर यूरोसेंट्रिज्म का दोस्तों ये जो विचार है, यूरो केंद्रवाद का ये जो विचार है, इसको नकारना शुरू कर दिया देशों ने। और विश्व के तमाम महाद्वीपों यानी कि दोस्तों एशिया आपका, अफ्रीका हो गया या लैटिन अमेरिका हो गया, इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। खैर दोस्त ये बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे आते हैं आपके कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से एक विचारक थे भाई, तो जो यूरो सेंट्रलिज्म यानी कि जो यूरो केंद्रवाद ये जो वर्ड है जिन्होंने समीर अमीन ने जो यूज किया था 1988 में, आपको मैंने शुरुआत में बताया था, वो भी मार्क्सवाद को फॉलो करते थे। यानी कार्ल मार्क्स जो पूरी दुनिया में समाजवादी क्रांति चाहता था, सोशल रेवोल्यूशन के तहत वो चाहता था कि पूरी दुनिया में समाजवाद, सोशलिज्म फॉलो करे सभी कंट्रीज। और इसी के साथ भाई इन्होंने अपनी एक विचार दे दिया यूरोसेंट्रलिज्म पे। इनका क्या मानना था चलिए जानते हैं। दोस्तों कार्ल मार्क्स को भी क्लासिफाइड किया जाता है यूरोसेंट्रिक थिंकर्स के रूप में। भाई यूरोपीय केंद्रवाद के बारे में जिसने बात करी है, भाई एशियन जो मेथड है ना प्रोडक्शन का, ये एक वेस्टर्न कल्चर की तो देन है। हाँ, एशिया के लोग बैकवर्ड भी हैं, सैड भी हैं, और हिस्टोरिकल कंसेंसुअल रूप से भाई उनका चेतन जो है ना, ये बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का वहाँ पे प्रभाव रहा। दोस्त पूरे वर्ल्ड में यूरोसेंट्रिज्म फैलता चला गया। चलिए बात करते हैं मैक्स वेबर की। ये है आपके मैक्स वेबर। भाई इन्होंने इन्फ्लुएंस की बात करी किसके? रिलीजन की। वेरियस कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया के काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर धर्म का प्रभाव है, और इस धर्म के प्रभाव के कारण से कैपिटलिज्म रुक गया भाई, इसका विकास बहुत तेजी से नहीं हो पाया इन कंट्रीज के अंदर, तभी ये पीछे रह गए। मैक्स वेबर का ऐसा मानना है। तो चीन भी चाहता है भाई ये कन्फ्यूशियस है ना पूरे वर्ल्ड में भाई ऐसे ही फैलता है जैसे उसने अपने आप को अपना रखा है। ऐसे दोस्त इस्लाम भी चाहता है पूरे वर्ल्ड में अपने आप को डोमिनेंस करना, ऐसा मैक्स वेबर कह रहे हैं। ऐसे ही यूरोपियन भी चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में अपने आप को डोमिनेंस करना भाई। तो भाई ये बात तो पूरा जाहिर है यार कि फ्यूचर की अगर हम बात करें तो जिस कंट्रीज में चाहे दोस्तों, अगर हम एशिया की बात करें या हम आपकी अफ्रीका की बात करें या हम लैटिन अमेरिका की बात करें, इन सभी तमाम कंट्रीज़ के अंदर जाने के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनका सही से एक्सप्लोटेशन किया। एक क्या साक्षी है इसका कि तमाम जगह पे यूरोपियन कंट्रीज़ ने जब गुलाम बनाया तो दोस्तों गुलाम बनाने के साथ ही अपनी कल्चर्स को थोप भी डाला। ईसाई धर्म जबरन फैलाना इनका दोस्तों अपना एक सिद्धांत रहा था। सबसे बड़ी बात यह हुआ करती थी कि उनकी पॉलिटिकल और सोसाइटी में हस्तक्षेप करना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जाहिर हो जाती है यार कि इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल इन यूरोपियन कंट्रीज़ ने कर लिया था। यूरोपियन कंट्रीज़ विश्व के तमाम कंट्रीज़ जो कॉलोनियल भाई अपनी बेस बना रहे हैं, अपना गुलाम बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में विश्व के तमाम देशों के अंदर जो भी संस्कृति जो कल्चर्स होंगे वो इनकी होंगे। चाहे भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है ब्रिटिश देशों का भी, चाहे अभी की बात क्यों ना हो। तो यही तो है यार। तो फीचर्स बात तो साफ है भाई, यूरोपियन कंट्रीज ने वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज पे किस तरीके से गुलाम बनाने के लिए जो सभी रणनीतियाँ अपनाई और अपने आप को आगे करने के लिए सारे जो तर्क दिए, अभी हमने फैक्ट्स की भी बात करी। एंड दोस्त वो आज तक अभी भी ये कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज ही तमाम देशों की जननी है। तमाम देशों में जो भी आज सभ्यता या सिविलाइज दिख रही है वो सब के सब यूरोप की ही देन है, ऐसा दोस्त इन सब का मानना है। क्योंकि गुलाम बनाने का मकसद इन्होंने साफ कर दिया कि अपनी सभ्यता संस्कृति को फैलाना है। यूरोसेंट्रलिज्म, यूरोप को केंद्र में रखना, जो भी ये यूरोप है दोस्त, यूरोप
यानी कि आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है भाई यूरो सेंट्रलिज्म, और इसी के तहत हम यूरोप को सेंटर में रख के पढ़ते हैं, जिसकी आज काफ़ी आलोचनाएं की जाती है। यूरो केंद्रवाद के विरोध में सबसे पहला नाम आता है फ्रांज फेनन का। सबसे पहले भाई इन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध में साफ इन्होंने यही कहा भाई कि यूरोप के देशों ने तमाम देशों को गुलाम बनाया, वहाँ पे अपनी संस्कृति फैलाया, और आज के वर्ल्ड में इसके रिलेवेंस की बात करें तो सरासर ये गलत है। आज यूरो सेंट्रलिज्म का दोस्तों जो सिद्धांत है कि यूरोपीय सेंटर में है, ये बात ठीक है दोस्तों, वो आर्थिक विकास के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसकी जनसंख्या दोस्त भारत के दिल्ली से भी बहुत कम है यार, कई यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो जनसंख्या के मामले में वो बहुत कम है। लेकिन दोस्त ब्रिटेन, फ्रांस, यूएनए को परमानेंट मेंबर, इनका भी साफ कहना था कि किस तरीके से आज एशिया के कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज एंड दोस्त किस तरीके से आज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आज आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण से आज हम ज़रूरत है इन सभी कंट्रीज़ को सपोर्ट करने की और आगे इनकी विकास की तरक्की को देखते हुए ज़रूरत है गैर यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उनको देखने की, ना कि यूरोप के केंद्रवाद में हमेशा लगे रहने की। तो दोस्त आज इनका ये तर्क रहा, इसी कारण से इन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि यूरोप को एक केंद्र में देखने का चश्मा जो पहन रखा है उसको हटाओ, और एशिया के देशों में भी देखो, वाह क्या कल्चर है यहाँ पे भी, यहाँ के लोगों में वो संस्कृति है, यहाँ के लोगों में वो यूनिटी है जो एक महान सभ्यता कहलाती है, एक महान सिविलाइज करवाती है। और दोस्तों उनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अरे जहाँ से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा। इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को जो आगे रखने की परसेप्शन मन में डाल ली थी, आज उसको खत्म करने की जरूरत है। हम इसका वैल्यूट करेंगे भाई कि सिंपल बात यह है कि एक समय ऐसा था कि यूरोप ने सेंटर में अपने आप को रखा, लेकिन आज किस तरीके से भाई भारत, चीन, जापान, आपका दोस्त रसिया आगे बढ़ रहे हैं। रसिया का भी काफ़ी सारा पार्ट आपका यूरोप के अंदर आता है, लेकिन तमाम एशियाई जो कंट्रीज़ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं ना दोस्त। नाइजीरिया आपका हो गया अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका देखो, चाहे आपको सोने के खदान या आपके कोयले के खदान, ऐसा नहीं, आज अफ्रीका में भी काफ़ी सारे कंट्रीज तरक्की पे हैं, चाहे आपका जो सूडान हो गया या आपका नाइजीरिया वगैरह हो गया, बहुत तरक्की पे है। ब्राज़ील दोस्तों तरक्की पे है, इधर आपके भारत बढ़ती आर्थिक शक्ति है ही है। क्या ज़रूरत है ये बोलने की भाई यूरो सेंट्रलिज्म क्यों चिल्ला रहे हैं हम, यूरोप केंद्रवाद में, यूरोपीय जो भी है। इसी कारण से आज भाई यूरोप का विरोध किया जा रहा है और यूरो सेंट्रलिज्म को नकार दिया गया है, और आज जरूरत है इस बात की कि विश्व के तमाम कंट्रीज को वैल्यू दी जाए जो एक समय और कई दशकों तक सिर्फ और सिर्फ यूरोप को मिला कर रही थी। खैर दोस्त, आज की वीडियो में यही सारा हमारा पार्ट था जो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। बाकी दोस्तों फ्री नोट्स भी है, पेड नोट्स भी है, डेट्स अप टू यू, जो आप लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे इस फैमिली का मेंबर बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, रेड बटन को दबा के बेल आइकन ऑन करना है। उससे क्या होगा, मेरे दिल में आप तक की आवाज़ आ जाएगी, हाँ आप मेरी फैमिली के साथ जुड़ गए हो। मिलता हूँ बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और धमाकेदार कुछ टॉपिक्स के साथ, क्योंकि दोस्तों आप सबके ज्ञान को बढ़ाना और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को पूरे भारत तक पहुँचाना मेरा एक बात लक्ष्य बन चुका है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।